और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहे तो हर वो मुकाम हासिल कर सकता है अगर वो जिंदगी में संघर्ष करे और हर चुनौतियों का सामना करे। आज हम खास मुलाकात में आपको बनारस के उन अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका जो जीवन है वो शुरुआत तो एक पहलवानी करने से हुई थी, लेकिन कैसे वो अधिकारी आज यहाँ पे सीओ बड़ा गांव के पद पर कार्यरत है और कैसे एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। रेसलिंग से लेकर के उन्होंने कमेंट्री भी की, इसके अलावा वो कोच रहे और यहाँ तक कि जो आपने मूवी देखी होगी सुल्तान और दंगल, उसमें सलमान खान, अनुष्का शर्मा, और बात अगर दंगल की करें तो उसमें जो आमिर खान और गीता बबीता का जो रोल निभाया है, उनको कैसे कुश्ती और पहलवानी का दांवपेच सिखाया, वो सारी जानकारी और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम बातें जानेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं रियल लाइफ के सुल्तान से, जिनका नाम है जगदीश काली रमन जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो अपनी शुरुआत की और कैसे यहाँ तक का सफर उन्होंने तय किया। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं भारत केसरी जगदीश काली रमन सर से। सर, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। थैंक यू। और आज आप लोग आके मेरी जो दिनचर्या है उसको कवर कर रहे हैं तो काफ़ी मेरे लिए एक खुशी की बात है। और दर्शकों को एक खिलाड़ी की और एक पुलिस अधिकारी की क्या लाइफ होती है, किस तरीके से वो अपनी दिन की शुरुआत करता है, तो एक उनको एक आइडिया मिलता है किस तरीके से आदमी अपनी ज़िंदगी जो है सुबह से शुरू करके शाम तक किस तरीके से क्या क्या दिनचर्या में करता है वो। सर, सबसे पहले हम बात करें इस वक्त जो आपकी इमेज सेट है, आप सीईओ बड़ा गांव हैं और इससे पहले आप रेसलिंग में थे, तो कैसे ये जर्नी शुरू हुई एक रेसलर से एक पुलिस ऑफिसर बनने का, कहानी कैसे है वो हमें बताइए। देखिए, क्या है कि हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी में बहुत सारे किरदार निभाने पड़ते हैं और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे कई सारे किरदार निभाने का भगवान ने मौका दिया है। पहले एक पहलवान के रूप में अपना किरदार निभा रहा था और भारत का प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पदक जीते। उसी आधार पर मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिली और फिर नौकरी करते हुए भी मैं अपना स्पोर्ट्स ही करता रहा और उसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का कोच बन गया। कोचिंग मैंने दी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला व कुश्ती टीम उनको कोचिंग दी और जो पिताजी के नाम से व्यायामशाला चलती है वहाँ पे मैंने कोचिंग दी लगातार। और ये सब प्रोसेस चलता रहा, धीरे धीरे समय बीतता गया और पता भी नहीं लगा कि किस तरीके से जो है एक लंबा अरसा इसी में खिलाड़ी जीवन के रूप में निकल गया। हालांकि मैं पुलिस में था पर जो फील्ड में काम करने का एक्सपीरियंस था वो मेरे पास नहीं था। और फिर 2016 में जब मैं डिप्टी एसपी बना हूँ, उसके बाद से फिर 2018 जून के अंदर मैंने फील्ड में काम करना शुरू किया मथुरा से, जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। उससे पहले मेरे पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पुलिसिंग का और वहाँ से फिर मेरे लिए एक नई शुरुआत हुई कि अब जो पुलिसिंग में जो सामने जो परेशानियाँ आती हैं और जो चीज़ मुझे सीखनी थी एज अ पुलिस ऑफिसर, वो काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस नहीं है और ये एक मतलब मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ है, क्योंकि पुलिस में रह के आप किस तरीके से समाज के लिए और लोगों को किस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, जो पीड़ित पक्ष आते हैं, और समाज में किस तरीके से और आप अच्छा कर सकते हैं समाज को और उनकी समस्याओं को किस तरीके से आप समाधान कर सकते हैं। तो एक मन में एक भाव आता है कि भाई ये जो काम मुझे मिला है और ये मतलब एक ऐसा काम है जिसमें मैं अपना निस्वार्थ सेवा कर सकता हूँ और जितनी ज़्यादा मैं सेवा करता हूँ उतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि मैं जो पीड़ित पक्ष था उसकी मदद कर पाया और वो उसको न्याय मिल पाया। सर, आपने अपने जीवन में इतने सारे किरदार निभाए हैं, बात करें कोच की, रेसलर की, पुलिस ऑफिसर की, तो जब आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को तो आप नॉर्मल लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं और फिल्म स्टार्स को भी ट्रेनिंग दी है, बात दंगल की करें या सुल्तान की करें, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बताइए।
देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि मुझे अलग अलग किरदार निभाने को मिले, तो पहले एज अ खिलाड़ी मैंने किरदार निभाया, फिर एज अ रेसलिंग कोच निभाया, फिर एज अ पुलिस ऑफिसर निभा रहा हूँ, और इसी बीच में 2 बड़ी फिल्में हिंदुस्तान में बनी कुश्ती के ऊपर, आमिर खान जी की दंगल और सलमान खान जी की सुल्तान। तो ये बैक टू बैक 2 बड़ी फिल्में थी जिन्होंने कुश्ती को एक नई पहचान दी, क्योंकि भारत के अंदर कुश्ती ऐसा खेल है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। मतलब आज की तारीख में लोकप्रिय तो है, पर मीडिया कवरेज उसको इतना नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है अगर हम क्रिकेट से उसकी तुलना करें तो इन 2 फिल्मों से आम लोगों के अंदर कुश्ती के प्रति और कुश्ती के खिलाड़ियों के प्रति एक जागरूकता आई, और कुश्ती क्या होती है और एक खिलाड़ी का संघर्ष क्या होता है। मतलब एक खिलाड़ी जब गांव से अपनी शुरुआत करता है और गांव से लेके पोडियम फिनिश, जब वो मेडल जीतता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो उसकी जर्नी है, जो संघर्ष है, वो दोनों फिल्मों में दिखाया गया है। इसीलिए दोनों फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया और लोगों को वो अच्छी भी लगी, क्योंकि वो एक आम आदमी की कहानी थी, एक आम आदमी की कहानी थी जो गांव से संघर्ष करता हुआ पोडियम फिनिश तक जाता है, मेडल जीतता है। और उन दोनों फिल्मों में मुझे कुछ काम करने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। भगवान की कृपा से मुझे दंगल में पहले जब सिलेक्शन हो रहा था गीता बबीता के रोल के लिए, तो फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा का जिस टाइम पे सिलेक्शन हो रहा था, उस टाइम पे मुझे मौका मिला उस सिलेक्शन प्रोसेस में उनका सिलेक्शन करने का, और उसके बाद आमिर सर के साथ भी कुछ दिन काम करने का मौका मिला। तो वो मुझे महसूस हुआ कि भाई फिल्म मेकिंग एक बहुत ही लंबा और बहुत ही खर्चीला प्रोसेस है, और उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और एक खिलाड़ी, एक फिल्म कलाकार को जब एक पहलवान का रोल निभाना हो तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटिक रूप से हो जाती हैं, पर जब आपको कुश्ती लड़के दिखानी है तो एक फिल्मी कलाकार को भी कुश्ती लड़के दिखानी पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोनों जो फिल्मों की कलाकार थी, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख, लगातार उन्होंने 1.5-2 साल तक बहुत मेहनत करी, प्रैक्टिस करी। उसके बाद शूटिंग शुरू हुई। आमिर सर ने भी पहले जो है वेट बढ़ाया अपने रोल के लिए, और फिर वेट कम किया, फिर रेसलिंग के दांवपेच सीखे। तो वो एक बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उन सब चीज़ों को देखना और करवाना। फिर उसी साइमल्टेनियसली सुल्तान बननी शुरू हो गई थी, और मेरे पास ऑफ़र आया कि भाई मैं मतलब सुल्तान में एक एज अ रेसलिंग कोच काम करूं। और उस टाइम पे अली अब्बास जफ़र जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, एक मीटिंग हुई, और ये हुआ कि भाई मुझे जो किरदार है सुल्तान का, जो सलमान खान साहब निभा रहे थे, उनको ट्रेनिंग देनी है, और जो फिल्म की एक्ट्रेस हैं अनुष्का शर्मा, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि उस फिल्म को समय से वो पूरी भी हो जाए और किसी भी कलाकार को चोट ना लगे, क्योंकि एक रेसलर को नहीं पता है कि जब एक खिलाड़ी के साथ कुश्ती लड़नी है तो किस तरीके से लड़नी है और इंजरी को बचाना है। हालांकि पूरे मूवी के अंदर सलमान सर ने और अनुष्का शर्मा जी ने, दोनों ने ही काफ़ी मेहनत करी। एक पहलवान के रूप में उन्होंने सारे ही जो बाउट थी खुद लड़ी, और कोशिश करी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो लोगों को पसंद आए। और उसके अंदर फिर जो मेरा काम ये होता था सेट पे सुल्तान के अंदर, कि पहले मैं अपने इंडियन रेसलर्स को सिखाता था कि भाई आज की जो रेसलिंग होनी है उसमें इस तरीके से इसकी कोरियोग्राफी है और ये टेक्निक्स होंगी, और फिर वो उस तरीके से उनको प्रिपेयर करता था कि इस तरीके से कुश्ती चलेगी। और जो फॉरेन रेसलर्स थे उनको सिखाना पड़ता था, उनके साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम थी कि रशिया से आए थे, तो उनको सिखाना पड़ता था कि भाई किस तरीके से फिल्म का पार्ट एक अलग चीज़ है और रियल रेसलिंग एक अलग चीज़ है। तो दोनों में थोड़ा सा काम करने में फ़र्क रहता है, पर क्योंकि वो रियल दिखना चाहिए तो रियल की तरह ही उसको कराया जाता है। तो उनको समझाना, और फिर उसके बाद सलमान सर के साथ फिर उसकी रिहर्सल करवाना, और फिर उसको फाइनली शूट करना, तो ये बड़ा हेक्टिक होता था। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत होती थी लगातार, और कई बार तो रात को 10-10, 11-11, 12 बजे तक ट्रेनिंग होती थी। अनुष्का मैम के साथ तो यशा स्टूडियो में रह के रात को 12-12 बजे तक ट्रेनिंग हुई। तो काफ़ी उन्होंने मेहनत करी अपने किरदार के लिए, और जितने आपने उसमें सीन्स देखे हैं उन सब में सलमान सर ने, अनुष्का मैम ने एक पहलवान को किरदार को निभाने के लिए अपना 100% दिया है। और मैं यही कहूँगा कि जो ये फिल्मों वाला पार्ट था ये मुझे मिला, ये भी मुझे एक किरदार के रूप में निभाना पड़ा। और उस टाइम पर मुझे जिस तरीके से मैं कमेंट्री करता था,
तो जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर थे अली अब्बास जफर, उन्होंने कहा कि यार एक छोटा रोल अगर आप कर रहे हैं तो आप करना चाहेंगे? तो मैंने कहा सर मैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है अगर आप मुझे मौका देते हैं। तो फिल्म में 2-3 जगह मेरे छोटे रोल भी हैं, तो मुझे खुशी है कि मैं उस फिल्म का भी हिस्सा रहा। और एक फिल्म जब बनती है तो वो आपके लिए हमेशा ज़िंदगी भर के लिए यादें बन जाती हैं। आप 20 साल बाद भी देखेंगे कि भाई आप उस फिल्म में उस जगह पे काम कर रहे थे। तो जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, वो मुझे आज भी उस रोल के आधार पर याद करते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुल्तान में जिस तरीके से मुझे काम करने का मौका मिला, मतलब अभिनय करने का मौका मिला। सर, आपने अपने करियर में कम से कम 14 बार इंटरनेशनल रेसलिंग में आजमाया है और इसी के साथ ही साथ आपको 5 बार भारत केसरी से भी सम्मानित किया गया है। तो आपके इतने बड़े करियर में कभी ऐसा कोई दौर या लम्हा जब आपने इंडिया के लिए मेडल जीता हो, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो कौन सा पहलवान था जिसे चित करते हुए वो लम्हा यादगार बन गया? देखिए, 2014 के अंदर साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स हो रहे थे और ये पाकिस्तान की बात है। फाइनल कुश्ती थी और भोला बशीर जो पाकिस्तान के पहलवान थे, उनके साथ मेरी फाइनल बाउट थी और वो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे। तो उस टाइम पे जो वहाँ पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा हूटिंग कर रही थी और चारों तरफ नारे लग रहे थे। और जब आप दूसरे कंट्री में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है वो वहाँ के रेसलर को सपोर्ट करती है। तो मेरे पे काफ़ी मानसिक प्रेशर था कि भाई मैं किस तरीके से ये कुश्ती जीतूँगा। और जब ज़्यादा हूटिंग होती है तो आदमी थोड़ा घबराने लगता है। तो मैं भी काफ़ी घबरा रहा था कुश्ती शुरू होने से पहले और मेरे मन में यही था कि मुझे कुश्ती जीतनी है। और मैंने मतलब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया और वो कुश्ती शुरू हुई और वो कुश्ती में जीत गया और गोल्ड मेडल मुझे मिला। और जब मेडल सेरेमनी की शुरुआत हुई और जब राष्ट्रीय गान वहाँ पे बजने लगा और हमारा झंडा ऊपर जाने लगा, भारत का तिरंगा झंडा, तो वो एक ऐसे यादगार पल थे कि जब मुझे महसूस हुआ कि मतलब एक खिलाड़ी के रूप में इससे बड़ी खुशी एक खिलाड़ी को नहीं मिल सकती है जब राष्ट्रीय गान बजता है और अपना झंडा ऊपर जाता है। वो सबसे अहम मोमेंट होता है एक खिलाड़ी के जीवन का कि जब वो उस मुकाम पे पहुंचता है और उसको सफलता हासिल मिलती है। और जब राष्ट्रीय गान बजता है और झंडा ऊपर जाता है तो वो एक यादगार लम्हा होता है, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। सर, अगर आज की बात करें तो आज का जो युग है उसमें महिला और पुरुष में फ़र्क नहीं किया जाता है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। लेकिन अगर हम 10-20-25 साल पीछे जाएं तो उस समय कुश्ती या फिर रेसलिंग में महिलाएं नहीं आती थी। तो ये लेगेसी कैसे शुरू हुई और कैसे आपके सिस्टर भी रेसलर बनी, उसके विषय में बताइए। देखिए, भारत में जो महिला कुश्ती की शुरुआत है वो 1997 में हुई और उस टाइम पे भारत के जितने भी पहलवान थे और भारत के समाज में जो पुरुष प्रधान खेल माना जाता था कुश्ती को, तो भारत में काफ़ी विरोध हुआ कि महिला कुश्ती की शुरुआत भारत में नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग उसको पुरुष प्रधान खेल ही मानते थे। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय पद्मश्री मास्टर गंगीराम जी ने लोगों को समझाया, बात करी कि भाई महिलाओं की कुश्ती की शुरुआत हो गई है, पूरी दुनिया में खेला जा रहा है, बाकी खेलों में भी महिलाएं खेलती हैं, तो महिलाओं को आप घर तक सीमित मत रखिए, उनको अखाड़े में आने दीजिए। पर लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया। तो फिर मेरे पिताजी ने एक निर्णय लिया, जो मेरी 2 छोटी बहनें थी उनको उन्होंने अखाड़े में उतार दिया और उन्होंने कहा कि भाई मास्टर गंगीराम की बेटी जब कुश्ती कर सकती हैं तो बाकी देश की जो जनता है उनके बच्चों, उनकी बेटियाँ भी अखाड़े में उतर सकती हैं। और उन्होंने अपने उनके जितने भी शिष्य थे उन सबको बोला कि आप अपनी बेटियों को कुश्ती में उतारिए और आने वाले समय में वो देश के लिए मेडल जीतेंगे। तो जो गीता बबीता के फादर हैं श्री महावीर फोगाट जी, वो मेरे पिताजी के शिष्य ही थे। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे पिताजी ने महावीर जी को बोला कि भाई आप गीता बबीता की रेसलिंग की शुरुआत कराइए। उसके बाद आपको पता है एक इतिहास बना, गीता बबीता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। मेरे पिताजी के शिष्य थे IPS अधिकारी हैं जो रिटायर हुए, जगरूप सिंह राठी, उन्होंने अपनी बेटी को रेसलिंग कराई, आज वो इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में। तो इस तरीके से उस दौर में जिन लोगों ने अपनी बेटियों को अखाड़े में उतारा तो उन्होंने मेडल जीते, उनको नौकरी मिली, उनको मान सम्मान मिला समाज में, और वो एक प्रेरणा स्रोत बन गई पूरे समाज के लिए कि भाई महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। जेंडर इक्वलिटी को हमेशा मतलब लोग भूल जाते हैं। तो मतलब वो जो भेदभाव था वो दूर हुआ और लड़कियों ने प्रूव किया कि भाई वो
भी लड़कों से पीछे नहीं है और ओलंपिक में भी मेडल जीत सकती हैं। पहला जो हमारी महिला पहलवान थी में मेडल जीता गया साक्षी मलिक द्वारा, तो उसने प्रूव किया कि देखिए कि भाई पुरुष ही ओलंपिक में मेडल नहीं जीत सकते हैं, महिला पहलवान भी जीत सकती हैं। तो उससे एक पूरे देश में एक मैसेज गया कि जो बेटियां आज पहलवानी कर रही हैं उनके माँ बाप के मन में एक आस जगी कि भाई बेटियां भी जाके पहलवानी के क्षेत्र में मेडल जीत सकती हैं और उनको मान सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छा पद मिलेगा और उनके लिए जीवन में एक ऑप्शन हो गया कैरियर के रूप में कि एक अगर आप अखाड़े में उतरती हैं तो खाली आप स्पोर्ट्स करने के लिए या शौकिया के लिए नहीं उतर रही हैं, एक कैरियर ओरिएंटेड खेल हो गया है रेसलिंग भी। अगर आप इंटरनेशनल लेवल टच करते हैं तो आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप आने वाले जीवन में आप लोगों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। सर, अभी भी आपको बहुत सारे जो युवा हैं वो आपको अपना आइडल समझते हैं और चाहते हैं कि आप रेसलिंग और ट्रेनिंग में यूं ही अग्रसर रहें, तो क्या आने वाले दिनों में हम आपको एक बार फिर से कमेंट्री करते हुए या फिर ट्रेनिंग देते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए मेरी जो पहचान है वो एक पहलवान के रूप में ही है और कुश्ती खिलाड़ी के रूप में ही है और मैं यही कहूँगा कि मुझे जब भी मौका मिलेगा कोचिंग करने का और ट्रेनिंग देने का तो वो मैं करता रहूँगा। और जहाँ तक बात कमेंट्री की है तो डिपार्टमेंट मुझे जब जब परमिशन देता रहेगा तो मैं वो कमेंट्री वाला काम भी करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए मतलब एक कुश्ती की सेवा है कि जितनी अच्छी कमेंट्री टीवी के ऊपर जाएगी, जितना लोग उसको समझ पाएंगे उस खेल को, उतना लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट जो है वो एक ऐसा खेल है, अगर उसमें कमेंट्री ना हो तो आप उसको ज़्यादा देर तक देख नहीं पाएंगे। तो कमेंट्री हर एक स्पोर्ट्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है और ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कुश्ती की कमेंट्री लगातार करता रहूं, जिससे कि मैं अपना योगदान कुश्ती के प्रति देता रहूं जो मेरे बस में है। और आने वाले समय में मुझे जो भी मौके मिलेंगे एज अ कोचिंग करने के तो वो मैं करता रहूँगा। मुझे अपने बेटा बेटी को भी रेसलिंग ही करानी है और उनको कोचिंग देनी मैंने शुरू भी कर दी है। तो ये मेरा मतलब मूल कर्तव्य है कि मैं जिस चीज़ से मुझे रेसलिंग के बेस पे मुझे नौकरी मिली, मान सम्मान मिला, तो मैं उस चीज़ को कभी पीछे नहीं छोड़ता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी कोचिंग को जारी रखता हूँ। सर, आप इस समय सीईओ हैं और पहले पहलवान थे, तो अगर बात डाइट की करें तो वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है पहलवान की ज़िंदगी के लिए। तो कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं? क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते सुबह जल्दी उठना, रात को देर से सोना और खाना वगैरह में उतना ध्यान नहीं जा पाता है, तो फिर भी आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी डाइट को मेंटेन करना, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना आइस बॉक्स साथ में लेके चलता हूँ। बाहर अभी जब आप देखेंगे तो मैं आइस बॉक्स अपना साथ लेके चलूँगा, तो मैं उसमें अपना जो छोटे मील्स हैं वो साथ लेके चलता हूँ कि अगर मेरे को भूख लग रही है और मैं टाइम से ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मैं न्यूट्रिशियस फूड खाता रहूँ और मुझे बाहर का खाना ना खाना पड़े और जो घर का ये हेल्दी फूड है वो मैं खाता रहूँ। और एक आपने देखा होगा, आज सुबह मैं शेक पी रहा था ट्रेनिंग के बाद, प्रैक्टिस के बाद, तो वो बेसिकली एक हेल्दी शेक है जिसके अंदर मदर डेयरी का न्यूट्रीफेट आता है, प्रोबायोटिक मिल्क आता है, वो था, प्रोबायोटिक दही थी उसमें और पीनट बटर था। तो उन तीनों को मिक्स करके मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके वो मैं हर रोज़ सुबह एक्सरसाइज के बाद पीता हूँ, जिससे कि स्टमक के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज जाएँ और मेरा डाइजेशन अच्छा रहे। और मैं आप सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। इस कोरोना महामारी ने जो सबसे बड़ा हमें जो शिक्षा दी है वो ये दी है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएं, ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसाले वाली चीज़ें ना खाएं और अपने शरीर के लिए रोज़ कम से कम 30 मिनट ज़रूर निकालें। रनिंग करें, पैदल चलें या कोई भी गेम खेलें, वॉलीबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। अपने सेहत के लिए रोज़ 30 मिनट या 60 मिनट ज़रूर निकालें। सर, कुश्ती जो है भारत का प्राचीन खेल है और पहले कुश्ती मिट्टी में खेली जाती थी, अखाड़ों में खेली जाती थी और अधिकतर लोग आउटडोर किया करते थे, लेकिन अब मैट में खेली जाती है, इंडोर खेला जाता है और इतना पॉपुलर भी नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये आपने देखा होगा जैसे जैसे समाज में अलग अलग चीज़ों में बदलाव आया है,
टाइम के साथ चीज़ें बदली होती जाती हैं, उसी तरीके से खेल भी बदली हो रहा है, स्पोर्ट्स भी मॉडर्नाइज होता जा रहा है। आज से अगर हम 50 साल पहले की बात करें तो स्पोर्ट्स अलग तरीके से खेला जाता था। हॉकी घास पे खेली जाती थी, एस्ट्रोटर्फ पे नहीं खेली जाती थी। एथलेटिक्स जो है नॉर्मल ग्राउंड में ही दौड़ा जाता था, सिंथेटिक ट्रैक नहीं थे। आजकल वहाँ पे भी सिंथेटिक ट्रैक आ गया है। कबड्डी है जैसे, वो पहले मिट्टी पे ही खेली जाती थी, आजकल मैट पे खेली जाती है। उसी तरीके से कुश्ती भी अब मिट्टी से आगे चल के आ गई है गद्दे पे। और अब गद्दे काफ़ी हद तक भारत सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो अखाड़े हैं गाँव में, देहातों में। पर फिर भी अभी और ज़्यादा ज़रूरत है कि और ज़्यादा गद्दे उपलब्ध कराए जाएँ गाँव स्तर पे और जिला स्तर पे, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो सीधे जब प्रैक्टिस शुरुआत अपनी मतलब कुश्ती जीवन की शुरुआत करें तो वो सीधा गद्दे से ही शुरुआत करें। जब वो गद्दे से शुरुआत करेंगे तो उनके लिए आसान होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर परफॉर्म करना और भारत के लिए मेडल जीतना। सर, हमसे बात करने के लिए और आने वाली युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हमने खास मुलाकात की सीओ बड़ा गांव जगदीश कालीरमन सर से और उनसे जाना उनकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में कि कैसे उन्होंने 14 बार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक पहचान बनाई और इसी के साथ ही साथ 5 बार उन्हें भारत केसरी के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात कुश्ती की करें तो इनकी जो कुश्ती की ललक है या फिर कुश्ती इन्होंने सीखा वो अपने पिताजी से सीखा। इनके पिता ही इनके कोच थे। इनके पिता चंगी कालीरमन खुद एक बहुत अच्छे पहलवान थे और उन्होंने अपने बेटे को तो रेसलिंग के फील्ड में उतारा ही उतारा, साथ ही साथ अपनी बेटी को भी रेसलिंग के फील्ड में उतारा और एक जो परंपरा है वो कायम की। और आने वाले दिनों में हम जगदीश कालीरमन सर हैं, उनके बेटे और बेटी को भी रेसलिंग फील्ड में देख सकते हैं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, वीडियो जर्नलिस्ट राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।